सो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। वो प्रॉब्लम हमारी ये है, देखिए। इसमें बड़े ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या लिखा गया है, ठीक है। सो शुरू करते हैं। और इसमें लिखा गया है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू ए डिस्क, ठीक है। डिस्क से निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ठीक है जी। तो ये डिस्क है, मैंने बना दी यहाँ पे, और ये पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ रख दिया, ये रख दिया क्यू। चलिए बताइए कितनी डिस्टेंस पे रखा है सेंटर से, सेंटर ऑफ डिस्क एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। रेडियस ऑफ डिस्क आर है, तो ये मैंने रेडियस ले ली यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी नीचे तक ये डिस्क है आर रेडियस का, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज आपको पता है चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस छोड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो यहाँ से निकलेंगी नॉर्मल डायरेक्शन में वो कितना होगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो यदि हम इसमें आंसर निकालें इस क्यू चार्ज की वजह से, तो आंसर ये आता है, देखो फाइव फाइव इज इक्वल टू, ये आंसर आने वाला है क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वन माइनस, ये एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा। सो रेडियस इसका कितना है, ये आना है आंसर, देखिए एक्स अपॉन आर स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर और उसका अंडर रूट। तो इतना फ्लक्स जो है डिस्क से, इस डिस्क से ड्यू टू दिस चार्ज क्रॉस होगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी यहाँ से, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे चलेंगी, देखो आपको बताइए ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन इस डिस्क से क्रॉस होगी, तो ये वैल्यू होगी ये फ्लक्स की, ठीक है। ये फ्लक्स होने वाला है। अब देखो इसको कैसे करना है, ये आंसर आना है मतलब, ठीक है। चार्ज क्यू है यहाँ पे, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है, और सेंटर से कितना दूर है जो पॉइंट चार्ज है, एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये आंसर निकालने के लिए देखो एक लंबा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। उस लंबे प्रोसेस से गुजरेंगे, अभी इंटीग्रेशन वगैरह करनी पड़ेगी, तो उसको शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। सपोज कर लेते हैं एंगल अल्फा है। आपको पता ही है कि जो डिस्क का एलिमेंट होता है वो रिंग होता है, ठीक है। छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला के, छोटे छोटे रिंग्स को मिला के डिस्क बनेगी। जैसे ही छोटा सा रिंग, फिर और इसके ऊपर आ गया और 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 आ गया, ऐसे छोटे छोटे रिंगों को हम इसके ऊपर चलाते जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगी, बोलो, डिस्क बन जाएगी। तो डिस्क का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिंग कंसिडर करना पड़ेगा हमें पहले, तो उससे फिर उस ये रिंग से जो एलिमेंट, जो आपका एलिमेंट्री रिंग होगा, उससे फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो ये रिंग कंसिडर कर लेते हैं कि ये दिस इज योर रिंग, ठीक है। तो यहाँ से जो इस रिंग का, ये रिंग ले लिया मैंने, ठीक है। ये है इसकी विड्थ थिकनेस। तो यहाँ से बड़े ध्यान से सुनेंगे कि जो इसकी रेडियस है उसको स्मॉल आर ले लूँगा मैं। इसका रेडियस कैपिटल आर है, वो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। इस रिंग का रेडियस आर ले लेते हैं, और इसकी जो थिकनेस है उसको डी आर ले लेते हैं। थिकनेस मतलब यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की ये थिकनेस, ठीक है। एक एलिमेंट्री रिंग कंसिडर करेंगे, हैविंग रेडियस आर एंड थिकनेस, ये विड्थ कितनी है उसकी, डी आर है, ठीक है जी। आपको पता है कि एंगल अल्फा सपोज कर लेंगे, ये वाला एंगल अल्फा ले लेंगे। ये देखिए ये एंगल अल्फा आ गया। यहाँ से आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि इस रिंग से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा, पहले तो हम ये निकालेंगे, ठीक है। फिर रिंग के बाद फिर छोटे छोटे रिंग्स बना के डिस्क बन जाएगी। तो डिस्क से निकालने के लिए हमें फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि इस चार्ज की मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं यहाँ पे, तो उसकी डायरेक्शन होगी, इधर को
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी लाइन पे दी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैं यहाँ रखूँगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस तरफ ही जाएगा ड्यू टू दिस, ठीक है। और इसे यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर पूछूंगा आपसे, तो विल आप बोलेंगे कि ठीक है जी एरिया वेक्टर तो हमेशा उसके बाहर की तरफ ही होगा, तो ये हो गया डी एस, ठीक है। तो ये हो गया डी एस वैक्टर, ये हो गया डी एस वैक्टर, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा है, तो यही ओरिजेंटल लाइन यहाँ ड्रॉ करी है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये वाला अल्फा हो जाएगा, ये एंगल भी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री रिंग कितना हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री रिंग कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हाँ एलिमेंट्री रिंग, चलिए बोलिए डी फाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, देखिए डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट डी एस, तो ई डी एस कॉस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे एंगल अल्फा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ भरनी है आपने, बड़े ध्यान से देखो, सुनते जाएंगे ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस चार्ज की इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट, ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो डिस्टेंस भी लग गई पता। सो डी फाई जो है वो अब यहाँ से निकलने वाला है, ये देखिए। सो डी फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू बोल दीजिए। अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे डिस्टेंस पता होनी चाहिए, उसका स्क्वायर है ना। सो आ जाएगा क्यू अपॉन बड़ा क्यू है, कैपिटल क्यू ले लो, 4πε0, ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही होने वाला है, तो ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस रिंग का एरिया कितना होगा भाई, है ना। इस रिंग को ज़रा सीधा कर दो आप ना, यदि मैं इसको सीधा कर देता हूँ तो ऐसे हो जाएगा, देखो ये, और ये देखो ऐसे हो जाएगा, पकड़ के इसको सीधा कर दो, कर दिया लो। तो बताओ मेरे को, जब इसको ऐसे, तो इसकी जो लेंथ होगी वो सर्कमफेरेंस हो जाएगा, इसका रेडियस इसकी आर है, तो लेंथ होगी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इसका सर्कमफेरेंस था 2πr, और इसकी जो वो है क्या बोलते हैं थिकनेस है वो कितनी है, डी आर, ये बिर्थ कितनी है, ये है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो, तो वो बन जाएगी आपकी डी एस, तो डी एस हो जाएगा कितना, 2πr लेंथ हो गई इंटू थिकनेस डी आर, तो इस डी एस की जगह लिखेंगे 2πr, हाँ 2πr डी आर, ये हो गया डी एस, ठीक है। चलिए इस ट्राइंगल से कॉस अल्फा बताओ फिर, हाँ इस ट्राइंगल से कॉस अल्फा क्या होगा, इसका नाम दे दो कुछ भी, पी एम ओ कुछ भी बोल दो इसको, है ना। तो कॉस अल्फा बताइए क्या होगा, यहाँ से एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन दिस मच, सो मैं कॉस अल्फा की वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स अपॉन ये चीज़ एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेज टू द पावर हाफ, ऑन रूट का मतलब पावर हाफ होता है ना, तो ये होने वाला है, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा इस रिंग से। इसमें मैंने सारा कुछ पुट कर दिया, की वैल्यू पुट कर दी, डी एस पुट कर दिया, कॉस अल्फा पुट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ से बड़े ध्यान से देखेंगे अब कि क्या होने वाला है, यहाँ से ये होने वाला, देखो। सो कुछ कटेगा उसको काट देते हैं, और जो मिलेगा उसको लिख देते हैं फिर, तो सो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, पाई से पाई कैंसिल, चलिए, और आपका क्या कटा, 2 से एक 2 रह जाएगा यहाँ पे, और ये पावर यहाँ 1 है इसकी, और यहाँ हाफ है, तो 1 + हाफ 3/2 हो जाएगी। तो डी फाई लिख रहा हूँ, कितना बच रहा है 2, हाँ बोलिए क्या क्या बचा, Q अपॉन 2ε0, ठीक है जी, Q अपॉन 2ε0 एक्स पहले लिख देते हैं, आर डी आर बटे एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेज टू द पावर कितनी
3/2। तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा थ्रू दिस रिंग। ठीक है जी। सो फिर डिस्क से कैसे निकालेंगे? इन छोटे छोटे रिंग्स को मिला के तो डिस्क बन जाएगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डिस्क से, वो लिख लेंगे अब। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क, ये हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, ये बन गया फाई, इसकी इंटीग्रेशन करके फाई आ गया इज इक्वल टू। अब देखो ना यहाँ जैसे जैसे रिंग जो है उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, तो यहाँ वेरिएबल स्मॉल आ रहा है, यहाँ वेरिएबल एक्स नहीं है, वेरिएबल एक्स तो फिक्स है। ठीक है, तो वेरिएबल स्मॉल आ रहा है, तो ठीक है, तो बाकी चीज़ों को बाहर ले लो। क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन लगा देते हैं इसके ऊपर। अब वेरिएबल आर है ना, तो आर डी आर अपॉन ये जो नीचे है इसमें भी आर है, तो इसकी पावर कितनी आ गई? 3/2। ठीक है, तो वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे रखे जाए, तो इसकी इंटीग्रेशन करना आपने सीखी होगी मैथ में ना। सो यहाँ देखो, नहीं सीखी है तो ये देख लीजिए, यहाँ सिखा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपने इसको कुछ भी पुट कर दो, एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र को आपने टी स्क्र पुट कर देना है। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बन जाएगा 2x dx। आर तो सॉरी एक्स तो कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 0 हो गई, और आर की टू आर स्क्र की होगी 2r dr इज इक्वल टू 2t dt। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से बचेगा आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगाइए, तो बनेगा फाई इज इक्वल टू, और एक और चीज़, इसके जो लिमिट होंगे ना, वो देखो क्या होंगे। लिमिट क्या होने वाले हैं? लोअर लिमिट क्या होने वाला है? देखो, सबसे छोटा से छोटा रिंग क्या हो सकता है जिसका रेडियस 0 हो, और जब जब सबसे बड़ा रिंग होगा तो उसका रेडियस डिस्क के रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो ये अपर लिमिट हो जाएगा कैपिटल आर। तो ये होंगे लिमिट्स। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए 0 to r, चलिए कितना आएगा जी? आर डी आर को क्या पुट करना है? टी डी टी लिख दिया, अपॉन एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र को क्या लिखा है? टी स्क्र, तो टी स्क्र बन गया टी स्क्र की पावर 3/2, टी स्क्र रेज टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास ये आने वाला है क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 to r। तो ये बन गया, देखो ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी क्यूब बचा, टी क्यूब से मतलब ये हो गया 1/t² की इंटीग्रेशन बचेगी। सो 1/t² की इंटीग्रेशन आपको आती है -1/t होती है ना, तो ऐसे का फाई इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलिए क्या बताई मैंने? -1/t, ये होती है इसकी इंटीग्रेशन। सिंपल, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, एक्स की पावर n की इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो 0 to r लास्ट में चला जाएगा। सो आपके पास ये आंसर आ रहा है, देखो क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए भाई, हाँ, इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, और अंदर अब पहले टी की वैल्यू यहाँ आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ से टी की वैल्यू बता दो मेरे को। तो टी की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र, है ना, और उसका आ जाएगा अंडर रूट। लीजिए, और लिमिट चले जाएंगे लास्ट में ये। ठीक है जी, सो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, और यहाँ से शुरू करता हूँ आगे की कैलकुलेशन। तो ये था रिंग के पहले छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स निकाला जो ये आया, और फिर डिस्क से निकाल रहा हूँ अब। ठीक है जी, सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फाई इज इक्वल टू, बोलिए, क्यू आ चुका है ये आंसर, 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो यहाँ वेरिएबल क्या बताया था मैंने? स्मॉल आर। तो इस आर की जगह, छोटे आर की जगह बड़ा आर भरेंगे पहले, फिर माइनस लगा के यहाँ 0 भरेंगे आर की जगह। तो बोलो क्या आएगा? बोलो 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस छोटे आर की जगह अपर लिमिट आर स्क्र अंडर रूट
माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन, बोलो क्या आया, आर की जगह 0, तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्र अंडर रूट ही बचा, ये बचा एक्स स्क्र अंडर रूट, सही होने वाला है। सो फाइव इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस माइनस भी था यहाँ पे, देखो ये माइनस, तो ये माइनस जो है यहाँ रखते हैं। अब इस माइनस को अंदर ले जाएं आप, तो ये क्या बचा, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स, फिर इस एक्स को माइनस एक्स को अंदर ले जाओ, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस, इस टर्म को पहले लिखो, तो यहाँ 1 नहीं बचेगा। देखो जी ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स अंदर आएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ये होने वाला है। सो दिस इज योर आंसर। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा डिस्क से, ठीक है। तो पहले से एलिमेंट्री रिंग से निकाला फ्लक्स, और फिर डिस्क से निकालने के लिए आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट डिस्क का रेडियस, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा के फिर मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व कराई है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टी स्क्वायर पुट करा, और फिर आगे सॉल्व करा, और फिर अपर लोअर लिमिट भरे, और ये आंसर आ गया। अभी एक्स अंदर जा चुका है ना, तो ये एक्स में अंदर ले गया था, तो यहाँ क्या बचा था क्यू, और एक्स यहाँ हल्के कैंसिल हो गया था, और यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ एक्स भी होगा, ये होने वाला है। सो दिस इज योर आंसर। तो इतना इतना फ्लक्स डिस्क से पास होगा। सो ये था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आंसर है, ठीक है जी। सो यदि मैं अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। पॉइंट चार्ज था ना, देखो इसके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, पॉइंट चार्ज क्यू था, वो प्लेस किया था कहाँ पे, डिस्टेंस एक्स पे, यहाँ सेंटर ऑफ दी जो डिस्क थी उसके, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे था, रेडियस आर था उसका, है ना। सो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इतना इसमें झमेला करना पड़ा ना इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो इसका एक सिंपल सा मेथड और भी है, मैं वो भी डिस्कस करूँगा अभी। तो वो मेथड क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं यही बता देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ सकते हैं कि मान लो ये देखो, जैसे ये मान लो कौन है, ठीक है। सो जैसे इसको करने के लिए ये जैसे मान लेते हैं, चलिए जैसे मैं आपसे पूछता हूँ अभी, बताइए कि मान लो ये कौन है ना यहाँ पे, ये है। चलिए अब इसको, इस क्वेश्चन को, इसको डिस्क को घुमा दो आप ना, इसको इस चीज़ को ऊपर की तरफ कर दो और इसको नीचे कर दो। ये तो ऐसा क्वेश्चन देखो ऐसे बन सकता है, कौन के वर्टेक्स के ऊपर चार्ज क्यू है, तो बताओ कौन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे गुजरेंगे आपको बताइए, है ना। तो ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है ये आपने कर लिया है, ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यदि हम आपसे पूछें कि ये आ गया, और फिर ये, तो ये एंगल मान लो आपको दे दिया, रेडियस उसका ले लेते हैं आर, और ये डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं, ये एंगल थीटा है,
तो मुझे बताओ ये कितना बना, एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट। ठीक है, सो यही सिचुएशन बन गई सेम। जब आप यहाँ से इसको मिलाएंगे ना, यहाँ से ऐसे ऐसे मिला देंगे, जी ऐसा बन जाएगा। देखो इसको इसको घुमाओ ज़रा, 90 डिग्री घुमाओ इसको, तो चीज़ ऊपर चली जाएगी सारी और नीचे आ जाएगी। और यदि मैं यहाँ इस एंगल को थीटा ले लूँ तो यहाँ भी थीटा आ गया देखो। ठीक है, तो ये एक्स है, ये आर है, तो इस ट्रायंगल से मेरे को कॉस थीटा बता दो। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल से, बताओ। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट, ये होने वाला है। तो ये कॉस थीटा बन गया देखो आपका। यही सिचुएशन देखो यहाँ आ गई। सो ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन, देन हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द कोन, हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द कोन। तो यही सिचुएशन डिस्क वाला केस हो गया, सिंपल। समझ रहे हैं बात मेरी, तो डिस्क वाला ही हो गया, तो इसका मतलब आंसर यही है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो ये एंगल थीटा दिया होगा वहाँ पे, रेडियस आर है, तो लगाओ फिर ये अपॉन ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका ये यहाँ से कॉस थीटा बन जाएगा, ये है देखो, ये बोल रहा हूँ मैं ये। तो ये एक्स है और ये आर है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का अंडर रूट ए वाली साइड। तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल में एक्स अपॉन दिस, तो एक्स अपॉन दिस से कॉस थीटा हो गया। तो क्या आंसर आ गया बोलो, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा ये जो है, ये जो लिखा मैंने। तो यदि कौन से ऐसे इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं दूसरा, जैसे मैंने क्वेश्चन देखो यहाँ बना दिया, उसको मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जैसे अभी बनाया मैंने ये, सो ये आपको दिखा देते हैं देखो। ये सो ये देखिए आप यहाँ पे ये है, सो देखो आने वाला है पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एक्स उस कोन का सिर्फ सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कोन। तो अभी तो मैं आपको बता रहा था ये कोन है और ये आपका ऐसे ऐसे है ना। तो ये आपका हो गया, क्वेश्चन कर लिया हमने। रेडियस आर बोल रहे हैं, हाइट इसकी एक्स बोल रहे हैं, ये एंगल थीटा बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल। ठीक है, ये वाला ले लो थीटा, तो इधर वाली साइड हो जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का अंडर रूट। तो ये वही हो गया कि चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो फ्लक्स कितना क्रॉस हो रहा है, जैसे डिस्क में किया हमने। तो व्हाट इज द आंसर, फाई इज इक्वल टू क्या था, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस क्या था वो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट, ये था। और इस ट्राइंगल में जाएंगे तो ये तो कॉस थीटा बन जाएगा, एक्स अपॉन दिस, तो ये तो कॉस थीटा हो गया। तो ये भी आएगा आंसर इसका, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा इज सेमी वर्टेक्स एंगल। तो यही है डायरेक्ट रिजल्ट, डिस्क वाला यहाँ लिखा और यहाँ देखा हो तो कॉस थीटा बन गया। तो ऐसे इसको कर सकते हैं आप। ठीक है जी। सो ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना डिस्क से पास होगा ना, तो इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका है ना, उससे थोड़ा आपको बड़ा सिंपल सा लगेगा वो क्वेश्चन ना। तो मैं थोड़ा सा वो भी आपको बताना चाहूँगा, डिस्कस कर देता हूँ। सॉलिड एंगल का आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है, तो जैसे आपको पता ही है सिंपल कि यदि हम प्लेन एंगल की बात करें पहले तो, सो प्लेन एंगल की यदि हम बात करते हैं तो प्लेन एंगल सबको पता है कि आर्क है कोई। ठीक है, ये आर्क के यहाँ पे किसी सर्कल का हिस्सा होगी ये आर्क। ठीक है, लेंथ इसकी एल ले लो, रेडियस जिस सर्कल की आर्क हिस्सा है उसका आप रेडियस आर ले लो, तो सेंटर पे आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया वो मान लो थीटा है। तो फिर एल अपॉन आर यदि हम करते हैं आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस, तो आपके पास ये चीज़ कांस्टेंट आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसका रेशो मतलब कांस्टेंट आएगा। जैसे आर्क मान लो छोटी कर दी मैंने, तो रेडियस फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई कुछ और हो जाएगी आर डैश, लेंथ हो जाएगी एल डैश, है ना। तो फिर ये आ जाएगा कांस्टेंट आ रही है यदि ये वैल्यू, तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखो,
ये आपने पढ़ा है प्लेन एंगल, ये एल डैश है सपोज, और ये आर डैश है। तो अब बताओ यदि ये लेंथ ऐसे है आर्क, एंगल तो भी उतना ही मिलेगा सेंटर पे, चाहे और छोटी कर दो इसको। तो एल डैश अपॉन आर निकालेंगे आप आर डैश, तो वो भी क्या आएगा, दोनों का रेशो क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेशो कांस्टेंट आने वाला है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एंगल थीटा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है। ठीक है, मतलब जैसे आप लेंथ ज़्यादा करेंगे तो रेडियस भी ज़्यादा होगी, तो रेशो आ गया। लेंथ कम करेंगे तो रेडियस भी कम हो गई, रेडियस यदि कम हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, आर डैश हो गई मान लो। तो यदि ये चीज़ आपने कम करी तो भी कम होगी, तो रेशो कांस्टेंट रहा, दैट रेशो इज कॉल्ड एंगल, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल या प्लेनर एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो था, मतलब ये टू डायमेंशनल एंगल है, 2D। अब सॉलिड एंगल जो है वो बेसिकली है क्या। सॉलिड एंगल में आपने ये चीज़ करनी है, देखो सिंपल, आपने मतलब 3 डायमेंशनल एंगल है ये, 3 डायमेंशनल एंगल है। तो जैसे मान लेते हैं आपके पास एक सफ़ियर है, ठीक है, सफ़ियर है मान लेते हैं, ये जैसे ये सफ़ियर है मान लो ये, ठीक है। ये मान लेते हैं सफ़ियर है कोई, ये ले लो, ठीक है। चलिए इस स्फीयर पे आप ऐसा करिए, यहाँ पे एक छोटा सा इतना सा टुकड़ा ऊपर ले लो, और ये इसका सेंटर है, इनको मिलाओ आप। इसका मतलब ये कोनिकल पोर्शन यहाँ से काट दो, एक कोन काट दो स्फीयर के ऊपर से। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, यदि ये सेंटर इसका यहाँ है, तो जैसे हम बोल रहे थे कि अब तो आपको कर रहे हैं सॉलिड एंगल, तो इस सरफेस ने, मान लेते हैं सरफेस एरिया इसका एस है, ये सरफेस ऊपर दिख रहा है ना, स्फीयर का एक पार्ट है ये सरफेस कितना मान लिया मैंने, इसका सरफेस एरिया एस मान लिया, और रेडियस कितना है स्फीयर का मान लो, जिसका ये कोनिकल पार्ट जहाँ से आपने काटा है आर है। तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, वो एंगल भी 3 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल होगा ऐसे राउंड में। ठीक है, तो यदि ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं बेसिकली सॉलिड एंगल, और इसका सिंबल होता है, ये होता है इसका सिंबल, ये ओमेगा, जैसे ओम होता है आपका ना रेजिस्टेंस का, वैसा ही है इसका सिंबल। ठीक है, तो बेसिकली जो एंगल होगा, जैसे यहाँ थीटा क्या हुआ इस केस में, एल अपॉन आर था, तो यहाँ थीटा की जगह ये है सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल हो जाएगा कितना सरफेस एरिया है ऊपर, ये एस, और रेडियस का स्क्वायर, जिस स्फीयर का ये पार्ट है ना कोन, तो स्फीयर का रेडियस, तो ये होता है सॉलिड एंगल, ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, रेशियो ऑफ दीज टू थिंग्स। तो डेफिनेशन इसकी ऐसे बोल सकते हैं, सो इट इज़ दी, सिंपली इट इज़ दी 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड बाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है कोन का। ठीक है, और ऐसे बोलो इट इज़ दी 3 डायमेंशनल एंगल एनक्लोज्ड बाई कोनिकल सरफेस एट इट्स वर्टेक्स, ऐसे बोल दो। ठीक है, तो ये तो हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो मिलता जुलता ही है, देखो एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि बड़े ध्यान से सुनेंगे कि यदि ये सरफेस बढ़ता जाए और हेमिस्फीयर बन जाए, ये और हेमिस्फीयर बन जाए ऐसे, हाँ ठीक है, हेमिस्फीयर बन जाए यदि ये, तो फिर ऐसे दिखेगा, देखो ये। ठीक है, यहाँ से इसको काट देता हूँ मैं था, और यहाँ से मैं ये हेमिस्फीयर आपको दिखाता हूँ, ये बनाना पड़ेगा, यहाँ दिखाना तो क्या बनाना पड़ेगा, ये सो ये बन गया आपका हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर बन गया। तो मुझे कौन बताएगा कि ये सरफेस यदि आधे सफ़ीर बना दूं मैं ऐसे, आधा सफ़ीर ले लूँ मैं यहाँ से, तो ऐसे दिखेगा ये। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि अब ये सेंटर ओ पे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल सरफेस, ये कितना एंगल सबटेंड करेगा बताओ, ये वाला, यहाँ पुट कर दो, सरफेस एरिया पुट करना पड़ेगा हेमिस्फीयर का, तो बड़ी जी सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो सॉलिड एंगल आ जाएगा हेमिस्फीयर के केस में, हेमिस्फीयर के केस में सॉलिड एंगल आने वाला है
हाँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, पूरे स्फीयर का कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और रेडियस वही है, ले लो r। ठीक है, सो ये रेडियस आर का स्क्वायर होता है, नीचे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो ये आ गया 2 पाई। और इसका यूनिट इधर रेडियन होता है प्लेनर एंगल का, और इसका यूनिट होता है स्टी रेडियन। स्टी रेडियन, STERADIAN, याद रखेंगे। तो ये आ गया। तो मतलब हेमीस्फेरिकल सरफेस अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है 2 पाई स्टी रेडियन। तो यदि सफियर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कौन आएगा सफियर। तो पूरा को पूरा सफियर कितना करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते जाओ तो ये सफियर बन जाएगा। तो स्मॉल पार्ट था ना सफियर का, तो फिर यहाँ टोटल सरफेस एरिया सफियर का आ जाएगा। तो ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ सफियर कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, और रेडियस ले लेते हैं, मान लो आ रही है, जैसे स्फीयर लिया मैंने, ये आ रही है रेडियस है इसकी। तो हाउ मच एंगल इज सबटेंडेड बाई क्लोज्ड सरफेस, जैसे यहाँ सफियर है एट इट्स सेंटर 4 पाई स्टी रेडियन, 4 पाई स्टी रेडियन। तो ये तो बेसिक हो गया, ठीक है, याद रखना है आपने। अब ये जैसे क्लोज सरफेस की बात की मैंने, तो ये कितना एंगल सबटेंड करता है, तो बिल्कुल मत भूलो आप कि क्लोज सरफेस के ऊपर ही आपकी थ्योरम है ना। ठीक है, सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि ये आपका सफियर था ये, तो इसने सेंटर पे यहाँ पे क्लोज सरफेस बन गया, ये कितना एंगल सबटेंड किया 4 पाई स्टी रेडियन, ये आ गया। ठीक है जी, ठीक है। अब ये क्लोज सरफेस यदि छोटा हो, मान लो छोटा स्फीयर ऐसे, तो मुझे कौन बताएगा अब एंगल कितना होगा, छोटा है तो सेंटर तो वही रहा, तब भी एंगल सेम ही होगा। समझ रहे बात मेरी, तब भी एंगल सेम ही होगा। यदि ये स्फीयर ऐसे 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 ऐसे, क्लोज स्फीयर नहीं है, ऐसे क्लोज सरफेस है कोई, तो भी सेंटर है। क्लोज सरफेस किसी भी शेप का होगा, वो सेंटर पे 4 पाई स्टी रेडियन एंगल ही सबटेंड करेगा। ऐसे मान लो ये क्यूबिकल सरफेस में ढक देता हूँ इसको, जैसे क्यूब बना देता हूँ मैं इसके सराउंडिंग में, ऐसे ऐसे बना देते हैं क्यूब। ठीक है, तो कौन बताएगा कि क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है। तो यदि क्यूब से मैंने इसको ढक दिया तब भी ये सेंटर पे रहा है, तो क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस किसी भी शेप का होगा, वो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा 4 पाई स्टी रेडियन। क्यूब चलो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, ये है मेरे पास क्यूब, ये है ना, क्यूबिकल सरफेस से ढक देते हैं इसको, तो भी आपका ये बनेगा, ये तो उसके सेंटर पे आ जाएगा ये, तो फिर वही सेम एंगल 4 पाई स्टी रेडियन। तो ये नहीं बोलेंगे आया कैसे, बिकॉज आपको सॉलिड एंगल बताया मैंने, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यदि आपका ये सफियर है, सफियर है तो सरफेस एरिया ऑफ सफियर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, सो इट इज 4 पाई स्टी रेडियन। सो कोई भी क्लोज सरफेस सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है 4 पाई स्टी रेडियन। बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिए, यदि कॉजिस थ्योरम को इसको अप्लाई करना है हमने डायरेक्ट। सो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे सॉलिड एंगल की, तो जो सॉलिड एंगल है, ये वाली चीज़ हमने ली, ठीक है, ये वाली। सो यहाँ पे ये आ गया। सो ये जैसे सफ़ियर का पार्ट था ये, तो फिर मैंने आपको बताया कि ये कितना एंगल ऐसे ऐसे, ठीक है। सो सेंटर से भी ले लेते हैं, ये लीजिए। तो ये एंगल ले लेते हैं यहाँ पे, प्लेन एंगल ये जो है ले लो थीटा, ठीक है। और ये जो एंगल है यहाँ पे, ये आ गया थीटा। और यहाँ समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि ये जो एंगल होगा, ये ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं सॉलिड एंगल को,
ठीक है। ये सॉलिड एंगल बनेगा वो ये बनेगा ये। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल ओमेगा ले लो। ठीक है जी, और ये एंगल थीटा ले लिया, और आपने ये जो रेडियस है इस सरफेस का वो आर ले लो। ठीक है, सो एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी, डेरिवेशन इसकी करेंगे, याद रखना डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल ये है एंड प्लेन एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है, याद रखेंगे। हाँ, 2 पाई इंटू 1 - cos थीटा। भैया थीटा इज प्लेनर एंगल, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे, और जो आपका ये है दिस इज ओमेगा, दिस इज सॉलिड एंगल। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लेनर एंगल थीटा है तो फिर सॉलिड एंगल उसके साथ कैसे रिलेटेड है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद रखिए, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, यदि आपको रिलेशन पता है तो इसके बेस पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिए। और देखो मैं आपको अब क्वेश्चन करवा देता हूँ कि जी ये वाला जो क्वेश्चन था जो हमने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन मैं फिर लेके आता हूँ आपके लिए। ये देखो ये आ गया, ये डिस्क वाला ना, तो ये था ना, इतना लंबा क्वेश्चन किया हमने ये। तो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये यदि आप सॉलिड एंगल अभी आपको समझाया गया उससे करोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं सॉलिड एंगल के बारे में बताना भूल गया कि जैसे आपका जो था आपका वो ऐसे 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 है ना, ठीक है, ये कोई सरफेस था ऐसे, तो इसने यहाँ कितना एंगल सबटेंड किया, उसको हमने बोल दिया था ओमेगा। अच्छा, ये सरफेस यदि छोटा हो जाए तो भी तो सेम ही एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे, इस पॉइंट ओ पे। ठीक है, ठीक है, सेम ही एंगल सबटेंड करेगा, है ना। और इतना हो जाए तो ये सरफेस कितना करेगा बताओ, ये भी तो सेम ही करेगा। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाओ ऐसे, इसको आगे बढ़ाओ ऐसे। सो ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सॉलिड एंगल के ऊपर ही थोड़ा सा बात चली है तो हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही थी। मान लेते हैं रेडियस है आर डैश ले लो, और ये सरफेस एरिया है एस डैश। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मान लेते हैं कि सरफेस थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया ऐसे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा हमने टेढ़ा कर दिया इसको ऐसे। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो थी वो तो ऐसे आ रही थी, ये। तो इसके ऊपर आप इस सरफेस का एरिया ऐसे ले लेते हैं, तो एरिया वेक्टर यदि मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूँगा तो वो ऐसे जाएगा इधर को, ये ऐसे होगा एरिया वेक्टर इसका, इस सरफेस का, नॉर्मल टू दी सरफेस एस। तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, इस बीच वाली लाइन से जो इस यदि ये कोनिकल सरफेस है तो उसकी हाइट बन जाएगी, है ना। तो ये एंगल यदि थीटा है तो इस वाली लाइन पे इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, एस कॉस थीटा। ठीक है, सो सिर्फ मुझे ये बताइए कि इस वाले सरफेस के लिए एस डैश के लिए यदि मैं सॉलिड एंगल लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू एस डैश अपॉन इसका रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर डैश का स्क्वायर। इस वाले के लिए कैसे लिखेंगे ये बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आपने ये देखना है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस। ठीक है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एस तो है नहीं, इस लाइन के परपेंडिकुलर एस का कंपोनेंट है, देखो ये एस कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा एरिया, ये लेना आपने, ये नहीं लेना, ये बोल रहा हूँ मैं। इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए ये वाला सरफेस। ठीक है, मतलब ऐसे होना चाहिए, देखो ऐसे ऐसे आ रही है आपकी लाइन, ये ऐसे परपेंडिकुलर। तो यहाँ एस कॉस थीटा हो जाएगा इसके लिए अपॉन
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो ले लेते हैं आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये होने वाला है यहाँ सॉलिड एंगल। ठीक है, इसी फिगर में इसकी सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए, मेरी सरफेस के लिए थोड़ा टिल्ट किया है इसको, थोड़ा सा थीटा एंगल इसको नीचे को टिल्ट किया है। तो आपने इसके ये देखना कि यह एरिया वेक्टर इसका इधर चला गया, तो फिर ये जो लाइन पीछे से आ रही है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर थी, तो इस लाइन के ऊपर उसका कौन सा कंपोनेंट जाएगा, इसका थीटा। तो आपने फिर ये एरिया लेना है यहाँ पे। तो ये आपको बताना चाह रहा था मैं, ठीक है, सॉलिड एंगल के बारे में। सो यदि हम आगे बढ़ें तो ये जो लिखा है ना आपके सामने अभी, ये देखो, चलो ये तो सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ी सी बात बची थी, वो मैंने बता दी आपको। अब आप मुझे यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सॉलिड एंगल के रूप में कराऊंगा इस क्वेश्चन को। पहले तो बहुत लंबी डेरिवेशन गई ना इसकी, ठीक है, पढ़िए अभी। पॉइंटर्स क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो वो मैं डायग्राम लेके आ जाता हूँ दोबारा। सो ये डायग्राम आगे देखो, लो जी, डायग्राम इज रेडी। सो ये आ गई डायग्राम, ये ठीक है। सो मुझे ये बताओ कि इस डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ से ले लेते हैं डायग्राम, कोई बात नहीं। चलिए, सो ये है आपकी वो डिस्क, ये ठीक है जी। सो अब कौन बताने जा रहा है कि अभी जो कॉन्सेप्ट सॉलिड एंगल का बताया गया, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको मैं करना चाहूँगा। चलिए, रेडियस दिया गया है और ठीक है जी। चलिए, और डिस्टेंस एक्स ये दिया गया है, ठीक है, एंड और क्या दिया यहाँ पे, क्यू यहाँ रखा, डिस्टेंस एक्स पे बस यही गिवन है, और ये है डिस्क, ठीक है। तो चलिए बताइए कि कितना फ्लक्स इस चार्ज की वजह से इस डिस्क से क्रॉस होगा, हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू दिस डिस्क। सो यहाँ से देखो भी फ्लक्स क्रॉस होने वाला है, सिंपल सिंपल लॉजिक लगाएंगे। ये एंगल प्लेनर एंगल थीटा है, यदि अभी समझाया मैंने आपको, ये प्लेनर एंगल थीटा है यदि ये वाला एंगल, और ये वाला जो यहाँ टोटल एंगल बनेगा, जो जिसको आप बोलते हैं कौन सा एंगल, अभी समझाया, सॉलिड एंगल है ना। तो जो सॉलिड एंगल बनेगा उसको मैंने बोला ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा वो। क्या रिलेशन है अभी सॉलिड एंगल और इसमें, ये है एंगल मान लेते हैं ओमेगा। सो ओमेगा जो है ये प्लेनर एंगल से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो डिस्क है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है इस पॉइंट पे, सॉलिड एंगल मान लो ओमेगा, और ये प्लेनर एंगल कितना है इधर को, थीटा, ठीक है, ये एंगल 90 है। चलिए, तो क्या बताया मैंने कि क्या रिलेशन होता है इस ओमेगा और थीटा में, मैंने बोला याद ही रख लेना, 2 पाई × 1 माइनस कॉस थीटा। बस जिसने याद रख लिया वो क्वेश्चन देखो फटाफट करेगा, ठीक है। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि अब आपको पता है कि इस सरफेस को यदि मैं क्लोज सरफेस कर दूं सफियर का, है ना, तो सफियर जो क्लोज सरफेस है वो कितना एंगल सबटेंड करता है अपने सेंटर पे, 4 पाई टी रेडियन। थोड़ा बढ़ते हैं यहाँ पे कि 4 पाई टी रेडियन एंगल के लिए, 4 पाई टी रेडियन, आर ए डी लिख देते हैं, एंगल के लिए जो फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस से, क्लोज सरफेस के सेंटर में क्या रखा है, चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो क्लोज सरफेस है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 4 पाई टी रेडियन। तो बोलने का मतलब 4 पाई टी रेडियन के लिए जो फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस से निकलेगा वो गॉसियस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना निकलेगा, क्यू अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पढ़ा ही है। सिर्फ हम ये बोल रहे हैं क्लोज सरफेस की जगह सिर्फ सॉलिड एंगल का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो टोटल एंगल सबटेंडेड बाय ए क्लोज सरफेस एट सेंटर कितना होता है अभी,
4 पाई स्टीरेडियन, तो 4 पाई स्टीरेडियन एंगल के लिए फ्लक्स कितना पास निकला, हाँ फ्लक्स कितना क्रॉस हुआ उस सरफेस से, Q1 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, स्फीयर की बात हो रही है। ठीक है, तो एक के यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, एक स्टीरेडियन के लिए कितना हो जाएगा, 4 पाई नीचे आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होने वाला है ये। अब मेरे को जो एंगल यहाँ दिख रहा है, बड़े ध्यान से देखें, अब इस डायग्राम में जो एंगल दिख रहा है वो 4 पाई थोड़ी है, वो एंगल कितना है, वो एंगल कितना है, वो ये है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इस एंगल को लिखाओ पूरे को, कितना है 2 पाई इंटू कितना है बोलो, ये 1 - cos थीटा एंगल के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वही हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर 2 पाई इंटू 1 - cos थीटा। 2 से ये कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 × 2 = 4 हो गया, तो जो आंसर है वो आ गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ इंटू 1 - cos थीटा, यही तो आंसर होता है, यही तो आंसर होता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, कितना आया फ्लक्स बोलो, फाई इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस किसका है बोलो, डिस्क का, कितना आया बोलो आंसर, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से मुझे बता दो, इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल का कुछ भी नाम रख दो, PMO रख देते हैं, चलिए PMO ट्राइंगल में cos थीटा बता दो, कितना आएगा, cos थीटा क्या हो गया यहाँ से, 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन दिस, x/x² प्लस r² अंडर रूट, दिस इज द आंसर। इतना फ्लक्स इस डिस्क से क्रॉस होगा। तो देख लो भाई, इतने से इसको सिंपल तरीके से सॉलिड एंगल से कर दिया हमने ना, पर सॉलिड एंगल से करने से पहले आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, जो आपका मैंने बताया कि जो रिलेशन है ना किस किस के बीच, सॉलिड एंगल और प्लेनर एंगल के बीच जो रिलेशन है वो आपको पता होगा, आप इसको तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ये वाला, ये जो मैं दिखा रहा हूँ क्या है, ये बोलिए, ये वाला, ये जो सॉलिड एंगल है, ये और प्लेन एंगल थीटा है, इस बीच में रिलेशन यदि पता है, सो मैं एक बार रिवाइज फिर करवा देता हूँ आपको, कि इस डिस्क से यदि कोई चार्ज यहाँ रखा है, कितना फ्लक्स क्रॉस होगा। तो हमने सिंपल सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया, बिकॉज ये सरफेस है, तो सरफेस इस पॉइंट P पे चार्ज क्यू रखा है, इस पॉइंट P पे ये कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है वो देखना पड़ेगा। प्लेनर एंगल थीटा है, सॉलिड एंगल यदि ये है, इसको डायरेक्ट याद रखिए, इनमें रिलेशन ये होता है। अब मैं क्लोज सरफेस की बात करूँ, तो गॉसेस थ्योरम है, क्लोज सरफेस के लिए लगेगी कि, तो क्लोज सरफेस है तो वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, इतना। ठीक है, तो यदि क्लोज सरफेस के सेंटर पे यदि ये क्यू है, क्लोज सरफेस के सेंटर पे यदि ये क्यू है, तो फिर वो कितना फ्लक्स भेजेगा, Q/4 तो यहाँ कैपिटल क्यू लिख दीजिए। ठीक है, या कैपिटल क्यू कर लो, जहाँ स्मॉल क्यू लिखा है, कैपिटल क्यू है दिया हो ना, तो कैपिटल क्यू से ही करेंगे, ये आने वाला है। ठीक है, एक बार फिर, तो 4 पाई स्टीरेडियन एंगल यदि किसी क्लोज सरफेस ने सेंटर पे सबटेंड करा, तो इसका मतलब वो उस सेंटर पे यदि कोई चार्ज क्यू रखा है, तो वो कितना फ्लक्स पास होगा उस क्लोज सरफेस उस चार्ज की वजह से, Q/4 गॉसेस थ्योरम। तो यदि वो यूनिट स्टीरेडियन एंगल हो तो कितना होगा, ये बटे में आ जाएगा, मतलब 1 हो, और यदि इतना एंगल हो जितना इस फिगर में बना है, तो फिर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, अपने आप आंसर आ जाएगा, और यहाँ cos थीटा आएगा, इस ट्रायंगल से cos थीटा देख लो, आपका आंसर रेडी है। ठीक है, ऐसे ही वो कोन वाला बताया वो भी बिल्कुल सेम। ठीक है, ये वाला आ गया, तो फिर
ये कौन वाला है तो है, देखो ये इसको मैं ऐसे नीचे की तरफ कर दूँ, उसको ऊपर 90 डिग्री इसको घुमा दूँ मैं, तो ये कौन ही बनेगा। तो कौन से कितना निकलेगा वो भी आपको मैंने बता दिया, वही आंसर है। ठीक है। तो इसमें जो तीसरी तरह की प्रॉब्लम आती है ना, वो ये आ जाएगी, देखो ये वाली। ठीक है जी। तो ये है आपकी प्रॉब्लम। अब हम इसको करेंगे। सोचिए ज़रा इसको कैसे करना है। इस प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाइए। हम्म। इसको देखिए ज़रा, पढ़िए, बिल्कुल सेम उसी को देखो, एक और तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है ना। कई तरीकों से घुमा रहे हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखो भाई, ये पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस। ये हेमिस्फीयर है, इसके जस्ट आउटसाइड ये क्यू रखा हुआ है, रेडियस आर है इसका। शो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। देखिए भी कर्व्ड सरफेस से निकालना है हमें, है ना। कर्व्ड सरफेस ये है ये, और ये सरफेस नीचे वाला आपको पता है फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इससे निकालना है फ्लक्स। ठीक है। सो आंसर भी लिख दिया, ये आंसर है इसका। ठीक है। तो बिल्कुल इसको जनरलाइज करो आप, ध्यान सुनना के बोल रहा हूँ कि यदि इस सरफेस से मेरे को क्लोज सरफेस निकालना है, यदि ये जो क्लोज सरफेस है हेमिस्फेरिकल है, इस टाइम आपके पास हेमिस्फेरिकल शेप का है ये क्लोज सरफेस, तो इसके अंदर तो चार्ज कोई अनक्लोज नहीं है, अंदर तो चार्ज जीरो है। अंदर यदि चार्ज जीरो है तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, इससे जीरो हो जाएगा। गॉस की थ्योरम बोलती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड जीरो है, क्यू एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो, नेट फ्लक्स जीरो होने वाला है। अब जो नेट है बेसिकली यहाँ इस सरफेस से भी फ्लक्स गुजरेगा, ऐसे ऐसे गुजरेगा भी, है ना, और यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो मैंने बताया कि एंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू लीविंग फ्लक्स। जो फ्लक्स एंटर हो रहा है उसको लीव भी करना है, तभी तो नेट जीरो आएगा। तो मैं इस सरफेस को नहीं अभी ये लूँगा, मैं लूँगा कि इस प्लेन सरफेस से कितना गुजर रहा है। जितना प्लेन सरफेस से गुजरेगा उतना यहाँ से गुजरेगा। फ़र्क ये आएगा कि यहाँ नेगेटिव साइन में एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जो लीविंग फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, नीचे वाले प्लेन सरफेस से कितना गुजरा, ये रखें ध्यान। ठीक है। तो वो मेरे को पता है, अभी मैंने डिस्क वाला केस किया, दोनों तरीकों से कराया, सॉलिड एंगल से भी कराया आपको। तो यहाँ फाई नेट तो जीरो होने वाला है, बिकॉज दिस सरफेस इज एनक्लोजिंग नो चार्ज। अब जो फाई नेट है इसको तोड़ दो हिस्सों में, एक तो हो जाएगा एक कर्व्ड सरफेस से, और दूसरा हो जाएगा ये फ्लैट से। फ्लैट मीन नीचे वाला, तो ये आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है। आपको पूछा क्या है, हाँ फाई कर्व्ड पूछा है ना, तो फाई कर्व्ड हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस फाई फ्लैट। ठीक है। तो इस फ्लैट सरफेस से कितना आता है अभी बताइए ज़रा। इसको ऐसे देखो आप कि ये चार्ज यहाँ रखा है, और फिर ये यहाँ से आप कोण बनाने की कोशिश करिए, बन जाएगा, बड़े आराम से बन जाएगा। देखो ये देखो यहाँ से, ये देखो, ये देखो यहाँ से ऐसे, ये। ठीक है जी। और ये हो जाएगी इसकी रेडियस, ये रेडियस आर है तो ये भी आर ही होगा, ये भी आर ही होगा। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये दोनों साइडें इस ट्रायंगल की इक्वल है, ये इसके इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, एंगल 90 है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये 45 होगा, 45 डिग्री एंगल बन गया यहाँ पे थीटा। समझ रहे बात मेरी। तो यदि थीटा 45 बन गया तो फिर आपको ये पता ही है, अब इसको आप ऐसे देखो ना, ये वो ही बन गया कोण। अभी तो कराया मैंने आपको, कोण वाला केस नहीं बन गया ये कोण वाला नहीं बन गया। देखो ये तो फ्लैट सरफेस वही बन गया डिस्क की तरह। तो डिस्क से कितना फ्लक्स निकलता है वो मैंने आपको बताया अभी। हाँ, कितना होता है अभी फॉर्मूला बताया था। हाँ वो होता है फाई इज इक्वल टू चार्ज कितना रखा है यहाँ पे क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, अभी क्या आंसर आया था बोलो, 1 माइनस, हाँ क्या था, कॉस थीटा, ये था ना।
तो ये जो फ्लक्स यहाँ गुजरेगा ये कौन से सरफेस से गुजरना है, इससे गुजरना है, इससे। और ये कौन सा सरफेस है, फ्लैट सरफेस। ठीक है, फ्लैट से निकाल रहा हूँ मैं। तो ये आ गया, तो ये फ्लैट से है तो यहाँ लिख दो। तो ये आ जाएगा फ्लैट से कितना आ जाएगा बोलो, फाई कर्व्ड इज इक्वल टू हाँ माइनस फाई फ्लैट। और ये फ्लैट से ही तो है, ये फाई फ्लैट से तो है। फ्लैट सरफेस का मतलब ये नीचे वाला ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ये प्लेन सरफेस है, ये फ्लैट। ठीक है, तो ये क्यू अपॉन कितना है, यहाँ पुट कर दो तो आ जाएगा माइनस, पुट करिए इसकी वैल्यू, माइनस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू आप ऊपर से भर दो, क्या होगा इस ट्रायंगल से कॉस थीटा, थीटा कितना है वहाँ, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। सो ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45। और कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये फाई कर्व निकाल रहे हैं हम, तो फाई कर्व्ड आ गया आपके पास इज इक्वल टू ये वाला आंसर, क्योंकि कॉस 45 होता है 1/√2 ये, और साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा। तो ये हमने निकाला है पहले ना, इसको मैं यहाँ निकाल के नहीं बताऊंगा आपको, सिंपली डिस्क की तरह बन गया ना। तो आप जितना फ्लक्स एंटर हुआ यहाँ से इस चार्ज की वजह से, उतना ही फ्लक्स लीव करेगा। सो एंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू जो फ्लक्स लीव करेगा, तो लीव कौन से सरफेस से करेगा, फ्लैट से, है ना। अब नेट फ्लक्स तो जीरो होना है बिकॉज अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, दिस सरफेस इज इनक्लोजिंग नो चार्ज, फाई नेट जीरो होना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एंटर कितना हुआ और बाहर निकला कितना, एंटर कर्व्ड सरफेस से होगा, निकलेगा फ्लैट से, तो दोनों का सम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इन दोनों में इसमें निकालना, इन दोनों में से एक का निकाल लो आप। ठीक है, तो इसका फ्लैट का हमें पता ही है, ये तो कोई डिस्क वाला इतना तब से कर रहे हैं, सॉलिड एंगल से निकाल के बताया आपको, दूसरे तरीके से बताया, तो उसको डायरेक्ट याद रख लिया मैंने, ये तो उस तरीके से कर लो, ये आ जाएगा। ये आने के बाद मतलब फ्लैट सरफेस से गुजरेगा फ्लक्स, तो यहाँ पुट कर दीजिए, ये पुट कर दिया, इसको परे ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर दीजिए, पुट कर दिया, नेगेटिव साइन आ गया। अब यहाँ ये आ गया, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 45 है। ठीक है, ये साइडें बराबर हो जाएंगी ना, तो बराबर साइडों के सामने बने कोण भी बराबर होते हैं, तो इस साइड के सामने ये 45 है, तो इस साइड के सामने ये भी 45 भी होगा, और ये 90, तो टोटल 180 हो गया। ठीक है, तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था, है ना, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो जितना यहाँ से निकलेगा फ्लक्स उतना यहाँ एंटर होगा, तो वो क्या होगा, जो निकल रहा है, ठीक है, जो निकल रहा है फ्लक्स वो पॉजिटिव होता है, जो पेनिट्रेटिंग फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आएगा यहाँ पे ये। ठीक है जी, सो आगे चलते हैं और एक और बात करते हैं कि जैसे एक और क्वेश्चन आपको करवा देते हैं कि एक हम सिलेंडर के ऊपर आपको छोटा सा क्वेश्चन करवा देते हैं, अब बात चली है तो करवा देते हैं छोटा सा। ये देखिए, ये मान लो कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, बिल्कुल उसी आइडिया पे जो अभी आपके साथ डिस्कस किया गया ना, तो चलो इधर भी ले लेते हैं ऐसे क्रॉस सेक्शन दूसरा, तो ये ले लेते हैं अब, चलिए ये आ गया, और ये आ गया। ठीक है, ये आ गई इसकी एक्सिस। ठीक है जी, चलिए इस एक्सिस के सेंटर पे कोई चार्ज क्यों रखा है, एक्सिस के सेंटर पे। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द फ्लक्स थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब सिलेंडर से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा ये बताओ। ठीक है, लेंथ ले लो इसकी L, ठीक है जी, और रेडियस ले लो इसका R, ये प्रश्न। तो बिल्कुल उसी आइडिया पे करेंगे जो अभी समझाया था कि यहाँ से ये देखो इसको ऐसे, है ना,
और यहाँ से इसको ऐसे कर दो, तो मुझे लग रहा है ये वही बन गया। देखो डिस्क बन गई है। और फिर ये एंगल आपको पता ही है, थीटा। और यहाँ सेंटर पे है चार्ज, है ना। चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द दिस सिलेंडर और उसके एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा पड़ेगा, टोटल तो एल है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बचेगा L/2। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस L/2 हो गया और ये आर हो गया। तो फिर ये कौन सी टर्म निकाल सकते हो। मुझे बताओ कि ये जो चार्ज सेंटर पे रखा है, सिलेंडर की एक्सिस है उसके सेंटर पे है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास होगा। तो भी इस चार्ज की वजह से फ्लक्स इधर भी पास होगा, इस क्रॉस सेक्शन से भी पास होगा और इस क्रॉस सेक्शन से भी पास होगा। तो जितना इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा उतना ही इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा दूसरे सर्कुलर कैप से। ठीक है, जितना फ्लक्स इधर पास होगा उतना इधर पास होगा, सिमेट्री है। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, मैं इधर से निकालूंगा फिर उसका डबल कर दूंगा, तो 5 हो जाएगा 2 इंटू जो इधर से निकलेगा। इधर से निकलेगा वो आपको फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला है बोलो, अभी किया था। चार्ज कितना है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बताया था, 1 - cos थीटा। यही तो किया आज सारा, सॉलिड एंगल से भी निकाला, दूसरे तरीके से भी निकाला ना। तो ये आ जाएगा। तो आप वैल्यूज पुट कर दो। ये 2 क्यों किया मैंने, ये तो इससे निकला ना, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर इधर भी बनेगा ना। तो डबल का हो जाएगा फ्लक्स, तो ये 2 कैंसिल हो गया, Q/εo 1 - cos थीटा। अब इस ट्राइंगल से cos थीटा लिख दो। इस ट्राइंगल का कुछ भी नामकरण कर देते हैं, OMN। चलिए OMN में cos थीटा बताओ क्या होगा, बेस L/2 अपॉन ये कितना होगा इधर को, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, यही होगा ना हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, यही होगा। ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो लिख दो। चलिए इसका स्क्वायर L/2 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है R का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये होने वाला है। और ये बंद कर दो। सो दिस इज द आंसर, दिस मच फ्लक्स विल पास थ्रू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का रूट ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो L/, कितना आएगा भाई, L² प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 ना। सो यहाँ 4, ठीक है, L/2। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और 4 L²/4 हाँ प्लस R² यहाँ आ जाएगा 4R²। और जो नीचे 4 है वो अंडर रूट के साथ फिर 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आने वाला है, ये आने वाला है। चेक कर लें, L² प्लस R²। ठीक है, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4 यदि एलसीएम ले लें तो यहाँ बचेगा L² प्लस 4R² अपॉन 4, लेकिन रूट है 4 का रूट 2 हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यस, तो दिस इज द आंसर, दिस मच फ्लक्स विल पास थ्रू दिस सिलेंडर। लेकिन मैंने आइडिया फिर वही यूज़ किया कि भी आपको ये पता होना चाहिए। आज हमने इसके ऊपर ही मेन डिस्कशन की कि एक डिस्क है, ऐसा सरफेस है कोई, इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पता है, ये एंगल थीटा है, नीचे वाला भी थीटा ही होगा। सो इस चार्ज की वजह से इस डिस्क से, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, बस ये मेन था आज का लेक्चर में। तो वो ये होता है, यदि इतना होगा तो फिर इस मिट्टी की वजह से इधर को भी इतना ही होगा, तो डबल हो जाएगा। तो फिर हमने इसमें कुछ नहीं किया, cos थीटा होता है ना, थीटा cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से पुट कर दी, तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये आंसर आने वाला आपके पास। सो ये था आपका क्वेश्चन।
सो 1 2 3 और 4, तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए के लिए। सो ओके देन। सो इस क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे अंडर रूट भी था ना, सो अंडर रूट लगा देते हैं यहाँ पे। ये लग गया अंडर रूट यहाँ पे, ठीक है। सो अंडर रूट लगाना हम भूल गए थे, यहाँ अंडर रूट भी है नीचे, ठीक है। सो ये अंडर रूट लगा देते हैं यहाँ पे। सो ये ठीक है जी। सो ये आंसर होने वाला है आपका।